दोस्तों, क्या आपको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है? अरे, मैं ये कैसा सवाल कर रहा हूँ? ये तो सबको चिंता होगी। फिर भी मैं एक बार फिर ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या बिना पढ़े, बिना परीक्षा दिए बच्चे को क्लास में प्रमोट कर दिया जा रहा है और अगली कक्षा में पहुँचा दिया जा रहा है, तो इससे आप खुश होते हैं? आपको अच्छा लगता है? अगर आपको अच्छा लगता है तो यहीं पर एक प्रश्न उठेगा कि क्या आप वाकई बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के बारे में गहराई पूर्वक सोचते हैं? इस तरह से तो बच्चे का मानसिक विकास होने से रहा, लेकिन फिर आप ये सोच सकते हैं कि आखिर इसका उपाय भी क्या है। विद्यालय चल नहीं रहे हैं, स्कूलों में पढ़ाई हो नहीं रही है, आखिर बच्चे को साल का नुकसान बचाने के लिए अगली कक्षा में प्रवेश अगर दिया जा रहा है तो इसमें बुराई क्या है? बात सही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बच्चे को तो अगले क्लास में प्रमोट किया ही जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए बच्चा तो अगले क्लास में चला गया, लेकिन क्या बच्चे ने अगले क्लास में जाने लायक मानसिक दक्षता पाई? आप कहेंगे कि विद्यालय बंद है तो मानसिक दक्षता बच्चा कैसे पा सकता है? पढ़ाई हुई नहीं और स्कूल में टीचर या किसी भी प्रकार की गतिविधि से बच्चा पूरा का पूरा वंचित ही रहा, तो अगर गहराई में सोचेंगे तो कहेंगे कि हो सकता है इन कारणों की वजह से बच्चे के मानसिक विकास में बाधा आई हो। लेकिन इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या बच्चे के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास की पूरी जिम्मेदारी विद्यालय की ही है? क्या अध्यापक ही बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए जिम्मेदार हैं? कितने अंग हैं, कितने तथ्य हैं, कितनी बातें हैं जो बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए जिम्मेदार हैं? इन बातों के बारे में अगर आप सोचते हैं तो कहा जाएगा कि वाकई आप बच्चे के व्यक्तित्व विकास के प्रति चिंतित हैं। और अगर आप बच्चे के व्यक्तित्व विकास के प्रति चिंतित ही नहीं, आप चिंतित नहीं हैं और बच्चे को अनुग्रह पर आधारित अंक पा लेने के बाद आप खुश हो जाते हैं, बच्चे को अगले कक्षा में प्रवेश पा जाने पर आप खुश हो जाते हैं, तो फिर एकांगी हो जाएगा आपका सोचना। आप तात्कालिक लाभ को प्राप्त करके दूरगामी नुकसान का न्योता दे रहे हैं। निश्चित ही ये संक्रमण का दौर है और आज सबसे बड़ी सोच आपकी जानी चाहिए निश्चित ही बच्चे के भविष्य के निर्माण के प्रति। आज का दौर तो ऐसा चल रहा है कि विद्यालय हो या विद्यालय का प्रबंधन हो, सरकार हो या सरकार की व्यवस्थाएं हों, ये सब अपने अपने निजी लाभ के चक्कर में बच्चों को प्रमोट कर दे रहे हैं, अगली कक्षा में प्रवेश दे रहे हैं और बिना पढ़े बिना परीक्षा दिए पास होने का एक गौरव का आभास करा रहे हैं। लेकिन ये ठीक वही हुआ जैसे कि आप किसी पेड़ के तने में मिट्टी का लेप लगा करके आनंदित हो जाएं और कहें कि मेरा वृक्ष तो बड़ा मजबूत हो गया, या आप इस बात पर आनंदित हो जाएं कि पत्तों पर खूब पानी का छिड़काव कर दिया और कहें कि चारों तरफ हरियाली आ गई। इन सब बातों से हरियाली तो आती नहीं, इन सब बातों से वृक्ष के तने मजबूत तो होते नहीं। तो फिर बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के प्रति जो जिम्मेदारियां निभाई जानी चाहिए और जिन जिन लोगों को जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, क्या वो सब बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं? आज मैं आपको इस बात पर ध्यान आकर्षित करने का आग्रह करूंगा कि जरा आप विचार करें कि बच्चों का व्यक्तित्व कैसे विकसित होता है। निश्चित ही मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों को जानते होंगे। अगर आप जानते हैं तो ज़रूर गंभीरतापूर्वक विचार करें, पुनरावलोकन करें, और अगर आप नहीं जानते हैं जानने का प्रयास करें कि एक बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण की प्रक्रिया कैसी होती है। जैसे कि एक वृक्ष का आप रोपण करते हैं, एक पौधा आप लगाते हैं तो मिट्टी की भी जांच करते हैं, और मिट्टी की जांच करने से पहले आप बीज की भी जांच करते हैं, और जब बीज आप लगाते हैं तो मिट्टी के उर्वरा शक्ति की जांच करने के बाद ही लगाते हैं।
फिर जब वो पौधा तैयार होता है, एक कोमल किस्ल पैदा होता है, एक कोमल तना पैदा होता है। आप उस समय वृक्ष के पूर्ण विकास को ध्यान में रखते हुए उसमें पर्याप्त खाद का, पर्याप्त पानी का, पर्याप्त हवा का, पर्याप्त सुरक्षा का, ये सब तत्व महसूस करते हैं। इन सब बातों की जिम्मेदारी निभानी आपकी ही है। और कोई, अगर आप इन विकास की प्रक्रियाओं में प्रयोग नहीं करते हैं और सब तथ्यों का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल एक ही तरफ की खूब खाद दे दिया या खूब पानी दे दिया या खूब धूप दे दिया, तो ये सब एकांगी विकास है। बच्चे के व्यक्तित्व के लिए कम से कम मैं आग्रह करूँगा कि आप कम से कम 4 बातों पर विचार करें। पहला, बच्चे के शारीरिक विकास की बात सोचें। आप जानते हैं कि इसे अगर मैं एक बैंक अकाउंट, जो कि आज सबके लिए बोधगम्य है, हर आदमी बैंक अकाउंट की बात को बड़ी आसानी से समझ जाता है, लेकिन मैं 4 प्रकार के बैंक अकाउंट की बात करना चाहूँगा। ये जो एक प्रकार का बैंक अकाउंट है, इसे आप भली भांति जानते हैं, और वो क्या है? वो ये कि अगर आपका बैंक में अकाउंट है और उस अकाउंट में पर्याप्त अमाउंट है, तो आपको आर्थिक रूप से ज़्यादा चिंता नहीं होती है। आप जब चाहें तब एटीएम के द्वारा या चेक के द्वारा पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन आप खुश तब होते हैं जब आपके अकाउंट में खूब अच्छा पैसा होता है। तब आपको चिंताएं नहीं होती हैं, आपको भविष्य के प्रति उतनी चिंता नहीं होती है। महसूस करें कि भविष्य के प्रति आर्थिक रूप से समृद्धि के लिए आपको बैंक में अमाउंट डालना होगा, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट होगा। आप क्या इन्वेस्ट करते हैं? अगर आपने पैसा जमा किया है, तभी आप जब चाहे तब पैसा निकाल सकते हैं और अपनी इच्छानुसार उस लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। इस हिसाब से मैं 4 प्रकार के बैंक अकाउंट की बात करता हूं, जो आपके बच्चे के भविष्य के निर्माण के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक पहलू साबित होंगे। तो पहला मैं कहूँगा कि फिजिकल बैंक अकाउंट है। फिजिकल बैंक अकाउंट का मतलब कि बच्चे का पूर्ण शारीरिक विकास हो, स्वास्थ्य पूरी तरह से मजबूत हो, पूर्ण शारीरिक विकास हो। इसके लिए हमें क्या इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या खर्च करना पड़ेगा, आप बेहतर जानते हैं। पर्याप्त आहार का, पर्याप्त विहार का, अच्छा बैलेंस डाइट का, इन सब चीज़ों का आप खूब अनुमान लगा सकते हैं कि अगर हम सही खान पान रखेंगे, सही व्यायाम रखेंगे, सही कसरत कराएंगे, तो बच्चे के शरीर का उचित विकास होगा। तो एक तो हुआ आपका फिजिकल बैंक अकाउंट। अगर उचित अभ्यास, शारीरिक अभ्यास का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो स्वास्थ्य लाभ का क्रेडिट आपको मिलेगा, आपके बच्चे का, आपका, ये सबके लिए है। ये सबके लिए लागू हो सकता है, लागू होता है कि हम जैसा खान पान रखेंगे, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य वैसा ही होगा। और दूसरे प्रकार का जो इन्वेस्टमेंट है, उसे हम मेंटल बैंक अकाउंट कहेंगे। इस पर विचार करना है कि हम जिस प्रकार से सोचते हैं, जिस प्रकार से मानसिक पोषण देते हैं, जिस प्रकार से अध्ययन का इन्वेस्टमेंट करते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, अध्यवसाय करते हैं, अपने मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए मानसिक अभ्यास करते हैं, उसी अनुपात में हमारी बुद्धि प्रखर होती है। हमारा इंटेलिजेंस कितना मजबूत होता है, इस बात पर निर्भर करता है कि हम मानसिक दक्षता को बढ़ाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कितने प्रकार के लॉजिकल क्वेश्चंस करते हैं, कितने प्रकार के तर्क वितर्क के हिस्सों में भाग लेते हैं। मानसिक दक्षता को बढ़ाने के जितने भी तरीके हैं, उनका हम कितना प्रयोग करते हैं। अगर हम मानसिक दक्षता को बढ़ाने के लिए इसके लिए अनिवार्य पहलुओं पर ध्यान देते हैं, यानी इसके लिए आवश्यक इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बुद्धि का विकास होगा, विवेक जागृत होगा, जो हमारा इंटेलिजेंस है वो पावरफुल होगा।
ये हमारा आवश्यक कर्तव्य बन जाता है कि अगर हम बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के प्रति सजग हैं तो हम उनकी मानसिक दक्षता में क्या क्या बाधाएं आ रही हैं इस पर विचार करेंगे, बाधाओं को नोटिस करेंगे, उसे दूर करेंगे और उसके उचित पोषण के लिए, मानसिक पोषण के लिए, मानसिक दक्षता को बढ़ाने के लिए जो भी आवश्यक पहलू होगा उस पर हम गौर करेंगे, काम करेंगे। तो ये हुआ मानसिक दक्षता को बढ़ाने के लिए मेंटल बैंक अकाउंट। और तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है और वो है इमोशनल बैंक अकाउंट। इमोशनल बैंक अकाउंट, इमोशनल माने भावनात्मक बैंक अकाउंट। अब देखें कि आप नोटिस करते होंगे छोटे से बच्चे में गुस्से का या तनाव का या किसी भी प्रकार के चिड़चिड़ेपन का जो आप बोध करते हैं, आपने सोचा है कि बच्चा इतना चिड़चिड़ा क्यों हो गया है? आपने सोचा है कि बच्चे में इतना क्रोध कहाँ से आ गया है? आपने देखा है कि बच्चा उदास क्यों रहता है, गुमसुम क्यों रहता है, या बच्चा पढ़ाई के प्रति इतना आतुर क्यों नहीं है, या बच्चा पढ़ाई लिखाई से दूर क्यों भागता है? आप जांच करिए, आप देखिए कि आपके परिवार का, आपका परिवार से मिलने वाले लोगों का जो व्यवहार है उस बच्चे के प्रति वो कैसा है। अगर हम पूरी तरह से भावना को ध्यान में रख कर के बच्चे के प्रति किए जाने वाले व्यवहार पर एक आकलन करते हैं, सोच पैदा करते हैं और ये देखते हैं कि बच्चा जो कोमल किसले के समान होता है, बच्चा जो एक नाजुक फूल के समान होता है, उस बच्चे के विकास में कौन सी बात उसे नुकसान पहुंचाएगी, कौन सी बात उसकी भावना को ठेस पहुंचाएगी, किस बात से बच्चा एकदम फूल की तरह मुस्कुराता खिलता नजर आएगा। इन सब बातों का विचार करके अगर हम भावनात्मक स्तर पर बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं तो यही हमारा इमोशनल बैंक अकाउंट का इन्वेस्टमेंट होगा। अगर हम परिवार में हमेशा क्रोध का वातावरण बनाए रखते हैं, अगर हम बच्चे से चिड़चिड़ेपन का व्यवहार करते रहते हैं, अगर बच्चे से हमेशा अवांछित बातों को शेयर करते रहते हैं, या बच्चे को हमेशा डांटते रहते हैं, उसे नीचा दिखाते रहते हैं, या बच्चे को बहुत ज़्यादा दुलार करते हैं और उसके विकास का ध्यान नहीं रखते हैं, तो कहा गया है ना कि अति सर्वत्र वर्जेत, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। बच्चे को बहुत दुलार देना भी घातक हो सकता है, बच्चे को दुलार से वंचित कर देना भी घातक हो सकता है। ज़रूरत है माता पिता और गार्जियन को ये सोचने की कि कौन सी भावना का किस अनुपात में बच्चे के साथ व्यवहार किया जाए। अगर आप सजग हैं, बच्चे के प्रति सजग हैं, बच्चे के विकास के प्रति आप पूरी तरह से सजग हैं, तो आपको ये आकलन करना चाहिए कि हम बच्चे के साथ भावनात्मक स्तर पर किस तरह का संतुलित व्यवहार करते हैं। अगर ये इन्वेस्टमेंट आपका पक्का है, अगर आपने इस दिशा में बच्चे के प्रति सही तरह से भावनात्मक व्यवहार किया है या करते हैं, तो बच्चे के भविष्य का निर्माण होगा, बच्चे में तनाव की कमी होगी, बच्चा नकारात्मकता से दूर होगा और आने वाले समय में किसी भी प्रकार की मुसीबत को झेलने का साहस बच्चे में पैदा होगा। आज का वातावरण ऐसा है कि प्रायः लोगों के पास जब थोड़ा पैसा हो जाता है तो बच्चे को बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं से भर देते हैं। बच्चे 10 रुपये की मांग करते हैं, 100 रुपये प्रदान कर देते हैं। बच्चा एक खिलौने की मांग करता है, बच्चे को 10 खिलौना दे देते हैं। तो दे देना बुरा नहीं है, लेकिन इससे क्या होता है कि कहा जाता है कि जब बच्चा उस सफरिंग को, उस मुसीबत को, उस अभाव को जानता है, झेलता है और जब अपने श्रम से उसे प्राप्त करने की कोशिश करता है, या कम से कम ये जानता है कि ये जो सामान, ये जो खिलौना मुझे मिला है, ये बड़ी मुसीबत से कमाए गए पैसे से आया हुआ है, अगर इतना जानता है तो कम से कम बोध होता है कि हाँ, पैसा बड़ी मुसीबत से कमाया जाता है, सुविधाएं बड़ी मुश्किल से जुटाई जाती हैं, लेकिन माता पिता बड़े दुलार से, बड़े प्यार से बच्चे को अभाव का बोध तक नहीं होने देते हैं और ये गलत साबित हो जाता है। बाद में चल कर के जब बच्चा किसी भी प्रकार की मुसीबत का शिकार होता है तो भावनात्मक रूप से वो बड़ा कमज़ोर हो जाता है। पहले नकारात्मकता का शिकार होता है, फिर तनाव का शिकार हो जाता है, फिर अवसाद का शिकार हो जाता है और एक समय आता है जब हम कहते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
तो ये तीसरा बैंक अकाउंट में जो हमें इन्वेस्ट करना है, जो गार्जियन को इन्वेस्ट करना है, वो क्या है? मेरा अंदाज़ है कि आप बड़ी आसानी से इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो आपको भावनात्मक बैंक अकाउंट में पर्याप्त इन्वेस्ट करना है, पर्याप्त पैसा डालना है, यानी पर्याप्त भावनाएं डालनी है और बड़े ही बैलेंस्ड वे में डालना है, तो आपका भावनात्मक बैंक अकाउंट मजबूत होगा। और अंत में मैं चौथे बैंक अकाउंट की बात करता हूँ, जिसे सोल बैंक अकाउंट कहते हैं। आत्मा से तात्पर्य हमारा किसी भी प्रकार की रूढ़ि को बढ़ावा देना नहीं है। आत्मा को जानना है क्या होता है, हम कितना शांतिपूर्ण वातावरण बनाते हैं, हम अपनी आत्मा को पुष्ट करने का कितना प्रयास करते हैं, हमारे परिवार में एकदम सामंजस्यपूर्ण व्यवहार का कितना आदान प्रदान होता है, ये बच्चा देख रहा है। बच्चे में शांति आनी चाहिए, बच्चे में प्रसन्नता आनी चाहिए, आनंद का बोध होना चाहिए, खुशी से खिलखिलाता हुआ वातावरण होना चाहिए। ये आत्मा के बैंक अकाउंट का इन्वेस्टमेंट होता है। तो अगर हम चारों को एकजुट करें, भावनात्मक बैंक अकाउंट या मानसिक बैंक अकाउंट, फिर शारीरिक बैंक अकाउंट, ये तीनों बैंक अकाउंट जब आपका पुष्ट होता है तो आत्मा का बैंक अकाउंट समृद्ध होता है। और इन चारों के मिलन से जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है वह बहुत ही सुखदायी होता है, बहुत ही आनंददायी होता है। हम इन चारों प्रकार के बैंक अकाउंट को समृद्ध करने के लिए हम गार्जियन से अपील करते हैं, हम परिवार के सदस्यों से अपील करते हैं कि परिवार के सभी सदस्य जिस बच्चे को कहते हैं ये हमारे परिवार का तारा है, आँख का तारा है, ये नौनिहाल है, ये देश का भविष्य है, तो गौर करें कि सबसे समृद्ध, सबसे धनवान वस्तु के पोषण के लिए, पालन के लिए, विकसन के लिए, यानी पूर्ण विकास के लिए आप कितना योगदान देते हैं। अगर ये चारों तरीकों से बच्चे के योगदान में समर्पण भाव से अगर हम काम करते हैं तो निश्चित ही बच्चा परिवार का तारा बनेगा और एक स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, सफल और आनंद से परिपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करेगा। आइए हम इन चारों को समर्पण पूर्वक समर्पित करने का एक संकल्प लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो वर्तमान समय है, जो हम हैं, इन चारों का विकास करते करते हम भी विकसित होंगे, समाज भी विकसित होगा, देश भी विकसित होगा। और एक बात, जब कभी हम कहते हैं कि ये बच्चा हमारे वश में नहीं रहा, जब हम कहते हैं कि हमारा बच्चा पूरी तरह से बिगड़ गया और हम इसके लिए एक न एक आधार बना कर के दोष मढ़ते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर किसी मिट्टी के बर्तन में दोष आ गया, मिट्टी का बर्तन टेढ़ा मेढ़ा बन गया, तो आप गौर करिए मिट्टी के बर्तन का दोष है, कुम्हार के या फिर का दोष है, ही दोष है। मेरा मानना है कि अगर कुम्हार कुशल है तो मिट्टी का बर्तन सुंदर होगा ही, उपयोगी होगा ही। आइए हम एक सफल कुम्हार बनने का प्रयास करें। धन्यवाद।